हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे इकेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके पहले हमने बात किया था माइनर फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने बड़े अच्छे से सीखा कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का माइनर फाइंड आउट करके उसका रैंक निकालते थे। यहां मैट्रिक्स को हम उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम कहें इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे। हम कह सकते हैं कि इकेलॉन फॉर्म इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे आसान तरीका आज हम मैट्रिक्स की रैंक निकालने का सीखने जा रहे हैं। अब इकेलॉन फॉर्म क्या होता है? देखिए, हमारे पास बेसिकली तीन मेथड्स होती है यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करने की। एक माइनर फॉर्म, इकेलॉन फॉर्म एंड देन नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। ये तीन ही टाइप हम यहाँ डिस्कस करेंगे रैंक निकालने के। अब इन तीनों टाइप में इकेलॉन फॉर्म हमारे पास सबसे आसान तरीके से रैंक निकालना जो है वो रैंक प्रोवाइड करवाएगा मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे इन तीनों ही केसेस में सबसे कॉमन बात क्या होगी कि किस प्रकार के मैट्रिक्स की रैंक को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो ही टाइप के मैट्रिसेस हम यहाँ कंसीडर करते हैं, या तो मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में हो या फिर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर फॉर्म में हो। नॉन स्क्वायर फॉर्म में भी हम दो प्रकार के मैट्रिक्स का जिक्र करते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप के और वर्टिकल टाइप के। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल टाइप का मतलब जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो, और वर्टिकल टाइप का मतलब जिसमें रो की संख्या कॉलम से थोड़ी ज्यादा हो। तो इन तीनों केसेस में हम देखेंगे कि कैसे हम मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करते हैं। बात करते हैं स्टैंडर्ड इकेलॉन फॉर्म की कि किसी मैट्रिक्स का इकेलॉन फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, सपोज हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है। हम यहाँ तीनों केसेस में सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इकेलॉन फॉर्म क्या होता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लेंगे। तो सपोज हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करें यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 1 4 6। तो देखिए, हमने जैसा कि कहा कि हम दो प्रकार के केस डिस्कस करेंगे, एक स्क्वायर एक नॉन स्क्वायर। तो सपोज हमारे पास एक ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब हम बात करें कि नॉन स्क्वायर टाइप के मैट्रिक्स, तो सपोज बी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 1 4 6 4 2 1 5। तो देखिए, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये 3/4 का मैट्रिक्स हुआ। अब एक और टाइप हम सी यहां पे डिस्कस करें, 1 2 1 3 2 6 4 1 5 1 2 4। अब देखिए, ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा इसका जो ऑर्डर है वो 4/3 का है। तो बेसिकली जितने भी मैट्रिसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो इनमें से किसी एक ही टाइप का होगा जिनकी रैंक हमको फाइंड आउट करनी होगी। या तो वो स्क्वायर फॉर्म में हो, रो कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो, या फिर वो नॉन स्क्वायर टाइप का हो। नॉन स्क्वायर में भी या तो वो हॉरिजॉन्टल टाइप का हो या फिर वो वर्टिकल टाइप का हो। रो की संख्या कॉलम से कम हो या रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो। तो इन तीनों केसेस में इकेलॉन फॉर्म कैसे हम फाइंड आउट करें किसी मैट्रिक्स का, और फिर उसके बाद उसकी रैंक कैसे जनरेट करें। अब देखिए, होता क्या है, सबसे पहली कंडीशन जो होती है इकेलॉन फॉर्म की वो ये होती है कि हम ये जो हमारा यहाँ का एलिमेंट होता है जिसको हम कहें सेल 1 सेल 1 का मतलब द एलिमेंट एट द प्लेस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाली जो सेल होती है जिसको हम कहें 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट शुड बी यूनिटी। अब ये कंडीशन जो है वो ऑप्शनल होती है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। यदि ये 1 है तो हमारे लिए इकेलॉन फॉर्म बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यदि 1 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि होता है तो अच्छा है। अब मान लो 1 नहीं है, सपोज यहाँ पे हमारे पास हम ये बात करें कि यहाँ पे मान लो ये 1 नहीं होता, सपोज यहाँ 3 होता, तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंड रो में फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर सकते थे या किसी फोर्थ कॉलम को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देते। जैसा भी रो या एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के 1 ला सकते हैं। बट दैट इज द ऑप्शनल कंडीशन, हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, इकेलॉन फॉर्म बन जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ऑप्शनल कंडीशन कि एलिमेंट एट द सेल 1 शुड बी यूनिटी। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या करना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हर रो में हम जो तरीका सीखने जा रहे हैं, बहुत आसान तरीका मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हम डायगोनल ट्रेस आउट करें। अब देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक कंप्लीट डायगोनल आप बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। हमारी कोशिश क्या होगी यहाँ पे कि डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम 0 बनाने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक 0 बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट की मदद से डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ओनली। हम कॉलम ऑपरेशन का कतई जिक्र नहीं करेंगे जब हम इकेलॉन फॉर्म की बात करेंगे। हम हमेशा
केवल और केवल रो ऑपरेशंस की ही बात करेंगे जब हम इकोलॉन फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो हमको क्लियर हुआ कि यहाँ पे 1 हो तो बेहतर है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि चाहे स्क्वायर हो चाहे नॉन स्क्वायर हो, सबसे पहले हम डायगोनल ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो एक कंप्लीट डायगोनल ट्रेस करना हमारे लिए आसान होता है, नॉन स्क्वायर में डायगोनल नहीं बनता है। पर वहां भी हम सीखेंगे, बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर टाइप का हो तो कैसे इकोलॉन फॉर्म बनाया जाए, फिर हम नॉन स्क्वायर की बात करेंगे। तो हमने देखा 1 होना चाहिए, डायगोनल बनाया। अब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एक 1 है, एक 3 है और 6 है। तो इन डायगोनल एलिमेंट की मदद से रो ऑपरेशन का उपयोग करते हुए डायगोनल के नीचे हम 0 बनाएंगे। ठीक है, मतलब 1 की हेल्प से हम इस 2 और 0 को 2 और 1 को 0 बनाएंगे। मैंने कहा डायगोनल एलिमेंट की मदद से रो ऑपरेशन का यूज करते हुए डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स को 0 करें। तो 1 की हेल्प से 1 के नीचे जो एलिमेंट्स है 2 और 1 इनको 0 करें। 2 की हेल्प से अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारा 3 है, इस 3 की हेल्प से हम 4 को 0 करें। अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारा 6 है, बट उसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वहां आपको 0 बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार हमको करना क्या होता है, ये डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सभी को 0 बनाना हमारा यहाँ पर उद्देश्य होता है। अब देखिए यहाँ पर हमको कैसा देखने को मिलेगा, डायगोनल के नीचे यदि 0 हो गया तो हमको क्या मिलेगा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगा। वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपने आप में इकोलॉन फॉर्म होता है। तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स का फॉर्म हमारे पास आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉन फॉर्म कहेंगे। मतलब इकोलॉन फॉर्म में हमने क्या देखा, 1 हो, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो, या इसको दूसरे तरीके से यदि आप देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि पहली रो में हम प्रयास करते हैं कि कोई भी 0 ना हो, उसके बाद की रो में कम से कम एक 0 हो, उसके बाद की रो में एक से ज्यादा 0 हो, यदि उसके बाद और कोई रो हो तो प्रीवियस रो के कंपैरिजन में और उसमें ज्यादा 0 हो। पर अब ये लॉजिक लेके यदि हम सीखने जाएंगे तो हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में आपको जो तरीका मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं दैट इज द सिंपलेस्ट वे। और क्या है वो तरीका कि आप तो डायगोनल देखें, डायगोनल एलिमेंट की मदद से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को आप 0 बना दें, आपका मैट्रिक्स जो है इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लो यहां पे सपोज मैंने 1 की हेल्प से 2 को 0 बनाने की कोशिश की। अब बाय डिफॉल्ट यदि ये 3 या ये 1 भी 0 हो जाता, क्योंकि आप तो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब रो ऑपरेशन भी कैसा लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लो इस 2 को मैंने 0 बनाने की कोशिश की, तो ये 2 जो है वो कौन सी रो में है, सेकेंड रो में है। फिर इस 1 को भी 0 बनाएंगे जो कि कौन सी रो में है, थर्ड रो में है। तो हम सेकेंड और थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाएंगे। अब यहां पे आप मदद किसकी ले रहे हैं, 1 की। मैंने क्या कहा, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे। और ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में आता है, मतलब यहाँ पे R1 जो है, फर्स्ट रो जो है वो हेल्पिंग रो है, और हेल्पिंग रो में ही आपको तमाम मैनिपुलेशंस करने होते हैं। जितने भी मैनिपुलेशंस होंगे या जितने भी आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन होंगे, हम कोशिश करते हैं कि R1 में करें। अब देखिए R1 की हेल्प से R2 और R3 को 0, तो सबसे पहले आपने क्या किया, R2 पे ऑपरेशन लगाया, तो आप लिखे R2। अब हेल्प किसके ले रहे हैं, R1 की, तो बाद में आप हमेशा लिखेंगे R1। यहां पे यदि R3 लिखा तो पहले R3, हेल्प किसके ले रहे हैं, R1 की। अब देखिए सारे साइन सेम है, तो आप बीच में क्या लगा दें, माइनस, क्योंकि 0 तभी होगा जब माइनस हो दो एलिमेंट्स के बीच में। अब यहां पे अपने पास क्या है, R2 में 2, R2 माइनस R1। अब R1 में किसका मल्टीप्लाई कर दे, 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो R2 माइनस 2R1, आपका एलिमेंट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए R3 की बात करें तो डायरेक्ट एलिमिनेशन पे काम हो रहा है, 1 माइनस 1 0, तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1। अब इस प्रकार हम R2 और R3 के लिए यदि ऑपरेशन लगाते हैं तो ये दो एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लगा के देखें तो देखिए R1 में कोई चेंज नहीं, 1 2 3। अब यदि हम R2 की बात करें तो R2 माइनस 2R1, तो R2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2 3 1, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करें, R1 में 2 का, तो यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब इनको यदि हम माइनस करें तो देखिए 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, और 1 माइनस 5 6 हुआ माइनस का 5, तो हमें क्या मिला, 0 माइनस 1 माइनस 5। अब R3 की बात करें तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन, तो 1 माइनस 1 इट विल बी 0, 4 माइनस 2 हुआ आपका 2,
और 6 माइनस 3 आपका हो जाएगा 3। अब फिर आप डायगोनल की तरफ चले, देखिए क्या डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हुए? नहीं, डायगोनल में हमने फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे जीरो बनाया। अब सेकेंड डायगोनल एलिमेंट जो आपका -1 है, इसकी हेल्प से -1 के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करें। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 2, जो कि कौन सी रो में आ रहा है? थर्ड रो में। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आपका कौन सी रो के लिए लगेगा? थर्ड रो के लिए। तो R3 हमने कहा जैसे R3 में ऑपरेशन लगाना है तो पहले आप क्या लिखें? R3। अब हेल्प किसकी ले रहे हैं आप? -1 की, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट जो कि कौन सी रो में आ रहा है? सेकेंड रो में आ रहा है। तो अब आप क्या लिखेंगे? R2। अब दोनों के बीच अपोजिट साइन है तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। सेम साइन में हमेशा माइनस आता है क्योंकि जीरो बनाना है। अब करना क्या होगा? आपका जो R2 है उसमें यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 और -2 मिलके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे हम ऑपरेशन लगाएं, R3 को चेंज करें तो R3 चेंज इनटू R3, तो R3 को एज इट इज आप लिख लें 0 2 3 और उसमें 2 R2 करें तो R2 0 -1 -5 इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 हुआ आपका 2 और -5 इंटू सॉरी ये -1 इंटू 2 हुआ -2 एंड देन -5 इंटू 2 हुआ आपका माइनस का 10। अब इनको आप ऐड करें तो 0 2 -2 0 और 3 -10 दैट विल बी -7। तो अब यहां पे अब देखिए हमको क्या मिल रहा है? यदि हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें क्या मिल जाएगा? R1 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज 1 2 3। R2 की बात करें तो 0 -1 -5, R2 में कोई चेंज नहीं। R3 में जरूर हमने चेंज किया था, R3 + 2 R2 तो 0 0 तो मिलके हुआ 0। यहां पे 2 का मल्टीप्लाई किया था आया 0, यहां 2 का मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास 3 -10 जो कि -7 हुआ। अब फिर से आप डायगोनल की तरफ चलें और देखिए डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स क्या जीरो हो गए? तो बिल्कुल हमने देखा डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स थे वो सभी जीरो हो चुके हैं। अब ये जो हमारा फॉर्म आता है बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप का, यही हमारा स्टैंडर्ड इकेलॉन फॉर्म कहलाता है। अब मैट्रिक्स चाहे 3x3 का हो, चाहे 4x4 का हो, चाहे 5x5 का हो, आसानी से हमें सिर्फ डायगोनल को ट्रेस करना है। डायगोनल एलिमेंट की मदद से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हुए तमाम डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को हम बस जीरो करेंगे। क्लियर? तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड इकेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पे एक चीज और होगी, कई बार जब हम क्वेश्चन लेते हैं, अब मान लो हमारा टारगेट क्या था कि हम जैसे इस 2 को जीरो करें। क्लियर? हमारा उद्देश्य था -1 की मदद से इस 2 को जीरो करें। अब चूंकि ऑपरेशन तो पूरी रो 3 में लग रहा है, अब इसको जीरो करने के चक्कर में कारणवश मान लो ये भी यदि जीरो हो जाता, ये 3 भी जीरो हो जाता, तो यहां पे भी अपने को सपोज कहीं ना कहीं ऑपरेशन में जीरो मिल जाता। एक पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि इसको जीरो करने के चक्कर में यदि ये भी जीरो हो जाता तो क्या इकेलॉन फॉर्म होता? ऑफ कोर्स होता। इन बाकी एलिमेंट्स पे क्या प्रभाव हो रहा है इससे हमें कतई लेना देना नहीं होता है। हमें सिर्फ क्या देखना होता है कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो रहे हैं या नहीं। उन रो ऑपरेशन से बाकी एलिमेंट्स पे क्या चेंजेस आ रहा है उसको हम इग्नोर कर देंगे। यदि आपके पास जीरो हो तो भी चलेगा। इसके पहले मैंने एक सेंटेंस बोला था कि हर रो में हम ये कोशिश करेंगे कि अगली रो में पहली रो के कंपैरिजन में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ज्यादा होने चाहिए। हमारा उद्देश्य था 2 जीरो बनाने का, एक जीरो था, एक से ज्यादा 2 जीरो हुए, 2 के बजाय 3 भी हो जाते तो चल जाता। अब इसके बाद यदि एक रो और होती, बड़ा मैट्रिक्स होता, तो हम फिर क्या कोशिश करते हैं 3 से ज्यादा जीरो लाने की। क्लियर? तो वो आप रो ऑपरेशन के माध्यम से बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब मुद्दा यह आता है कि इकेलॉन फॉर्म बनाना हमने सीख लिया है, अब मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालें? तो यहां पर रैंक निकालना बहुत ही आसान है। अब रैंक ऑफ ए जो है वो क्या कैसे निकालेंगे? दिए गए इकेलॉन फॉर्म में नॉन जीरो रो की जो संख्या होती है उसी को हम मैट्रिक्स की रैंक कहेंगे। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज डिफाइंड एज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे हमने मैट्रिक्स को इकेलॉन फॉर्म में बदला कि उस इकेलॉन फॉर्म में सिर्फ हमको यह देखना होता है कि नॉन जीरो रो की संख्या क्या है। अब जीरो रो और नॉन जीरो रो में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस पूरी रो को बहुत सारे बच्चे जीरो रो मान लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। जीरो रो का मतलब ये होता है कि वो रो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो। यदि किसी रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो आ गया तो पूरी रो को हम नॉन जीरो रो ही बोलते हैं। अब देखिए यहां पे ये रो कौन सी है?
नॉन जीरो, सेकेंड रो भी नॉन जीरो, क्योंकि दो नॉन जीरो एलिमेंट आ गए तो पूरी रो आपके नॉन जीरो। थर्ड रो की बात करें तो ये भी नॉन जीरो रो है, क्योंकि -7 एक नॉन जीरो एलिमेंट आया है। जीरो रो तभी जब सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए। यहाँ पे एक भी रो ऐसी नहीं है जिसमें सारे जीरो है, मतलब सभी की सभी नॉन जीरो रो है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है 3। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 आएगी। अब यदि ऐसा होता कि इस 2 को जीरो बनाने में ये 3 भी जीरो हो जाता, सपोज यहाँ पे भी जीरो हो जाता, तो फिर हम कहते हैं कि एक जीरो रो आ जाती, नॉन जीरो रो कितनी बनती है यहाँ पे 2। तो ऐसी सिचुएशन में मैट्रिक्स की रैंक जो है वो फिर 2 आ जाती। क्लियर? अब तो ये तो हुई बात स्क्वायर फॉर्म में। अब हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास नॉन स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स हो तो उसको इकेलॉन फॉर्म में कैसे बदलें और उसकी रैंक कैसे फाइंड आउट करें। अब देखिए यहीं पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज हमारे पास ये बी मैट्रिक्स की हम बात करें जो हॉरिजॉन्टल टाइप का है। हमने कहा 3 ही केस अपने को डिस्कस करना होता है दुनिया जहां की किसी भी मैट्रिक्स की हम रैंक निकाल सकते हैं, स्क्वायर, नॉन स्क्वायर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप का। अब यहां पे भी अपने को क्या करना होगा, एक ही चीज का सिर्फ अपने को ध्यान रखना होता है कि सपोज अपना जो डायगोनल है वो क्या है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। ये जो पोजीशन है वो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन होती है। अब चूंकि नॉन स्क्वायर में कंप्लीट डायगोनल तो बनता नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है, यहां पे हमने देखा। अब नॉन स्क्वायर में भी एक वर्चुअल डायगोनल हम बना लेते हैं, अपने दिमाग में हम कंसिडर कर लेते हैं उस चीज को कि हम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें तो इकेलॉन फॉर्म से मतलब है। अब देखिए ये जो एलिमेंट्स थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जहां तक बना हमने वो डायगोनल बना दिया। अब हमें करना क्या है, वही प्रोसेस जो स्क्वायर में किया, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो करें यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। क्लियर? तो डायगोनल एलिमेंट अपने पास यहाँ पे 3 है, तो इस 3 की हेल्प से हम क्या करें, R2 और R3 को एक साथ जीरो करें। जैसे यहां हमने ऑपरेशंस लगाए, यहां पे भी ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशन क्या बनेगा, यदि यहां पे हम बात करते तो R2 और R3 के लिए ऑपरेशन लगाते, तो हमने समझाया है यदि R2 R3 में ऑपरेशन लगाया तो सबसे पहले हम लिखेंगे R2 एंड R3, हेल्प किसकी ले जा रही है फर्स्ट रो की, तो यहां पे आएगा R1, चूंकि सारे आपके पॉजिटिव है सेम साइन है तो बीच में आया माइनस। अब यहां आपके पास R2 में क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा R1 में, और R1 में आपके पास है 3 जिसका मल्टीप्लाई होगा R2 में। क्लियर? तो इस प्रकार R2 में 3 का मल्टीप्लाई और R1 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 6 6, दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये एलिमेंट जो है आपका 0 बन रहा है। हमें फोकस भी केवल इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर करना है, बाकी रो एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होती है हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें यहां पे, अब देखिए अब R3 की यदि बात की जाए तो R3 में आपके पास 4 जिसका मल्टीप्लाई आपको करना है R1 में, तो R1 में मल्टीप्लाई किया 4 का, R1 में हमारे पास 3 है जिसका मल्टीप्लाई होगा R3 में, तो R1 के 3 को मल्टीप्लाई हमने किया R3 में, तो 3 इंटू R3 3 इंटू 4 12, और 4 इंटू R1 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0। हमने फिर इसकी ही पोजीशन देखी, क्या देखा हमने, R1 की हेल्प से R2 और R3 को 0 बनाया, एक डायगोनल एलिमेंट की मदद से उसके नीचे जितने एलिमेंट्स थे उन सबको 0 बनाया। ये तो 3/4 है, यदि 3/6 का मैट्रिक्स भी होता तो नीचे 2 रो और आती। इस 3 की मदद से जितने एलिमेंट्स होते नीचे उन तमाम एलिमेंट्स को हम क्या करते 0 बना देते। क्लियर? एक साथ एलिमिनेशन होता है सारे एलिमेंट्स का। अब सेकेंड हम ऑपरेशन क्या लगाते हैं, अब सेकेंड नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट अपना होता है 1, तो 1 की मदद से हम क्या करेंगे, उसके नीचे जो भी एलिमेंट है उसको 0 बनाए, तो यहां पे क्या आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है, तो R2 की मदद से R3 को हम क्या करेंगे 0 बनाएंगे। जो भी आपका रो ऑपरेशन लगेगा R3 0 हो रहा है तो पहले आप लिखेंगे R3, सबसे पहले R3 हेल्प किसकी ली R2 की, जो भी पोजीशन आएगी प्लस या माइनस जो भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अभी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो R2 R3 की पोजीशन जो है वो चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ का डायगोनल एलिमेंट भी चेंज होगा, ये एलिमेंट भी चेंज होगा, उसके ही अकॉर्डिंग हम नया ऑपरेशन सेट करते हैं। अभी आपको समझाने के लिए मैंने केवल ऑपरेशन लिखा है, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है अपना डायगोनल एलिमेंट 1। अब इस 1 के नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम यहीं स्टॉप कर जाएंगे। हमारा पर्पस क्या है, डायगोनल एलिमेंट की मदद से डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को 0 बनाना। अब यहां पे मान लिया जाए कि ये जितने भी एलिमेंट्स थे, सपोज ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब हम देखें कि हमारा जो है
इकेलॉन फॉर्म यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इकेलॉन फॉर्म बनने के बाद हमें क्या देखना है, मैट्रिक्स की रैंक। मैट्रिक्स की रैंक नॉन जीरो रो की संख्या। नॉन जीरो रो मतलब ऐसी रो जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए। जीरो रो उसको कहेंगे जिसमें सारे जीरो हो। क्या ऐसी कोई रो है जिसमें सारे जीरो है? एक भी रो नहीं है, मतलब तीनों की तीनों रो कैसी है, नॉन जीरो। मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 3। अभी इसको हमने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी 1 4 6 1 5 की, है ना। ठीक, अब हम बात करें कि यदि अब नेक्स्ट सेशन में हम इस पे कंप्लीट न्यूमेरिकल और लेके आएंगे। अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्वायर फॉर्म का एक न्यूमेरिकल हमने कवर किया, नॉन स्क्वायर के कंसेप्ट को हम तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे इकेलॉन फॉर्म पे बेस्ड। अब हम बात करें सी टाइप के मैट्रिक्स की, मतलब यदि वर्टिकल टाइप का मैट्रिक्स होता तो इसका इकेलॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं। फिर एक डायगोनल बनाए, डायगोनल बनाए मतलब हम क्या करें, 1 1 2 2 3 3 वाली पोजीशन पे फोकस करें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहीं तक डायगोनल है। हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है। तो पहला डायगोनल एलिमेंट 1, इसकी मदद से जितने भी एलिमेंट्स नीचे आ रहे हैं सभी को जीरो। R2 R3 R4 जीरो होंगे विद द हेल्प ऑफ R1। फिर 2 की हेल्प से 1 और 2 जीरो होंगे अगेन, मतलब ये कहां की कौन सी रो है, R3 एंड R4। तो R3 एंड R4 जीरो होगा विद द हेल्प ऑफ R2। फिर बात करें 5 की, इसकी हेल्प से जीरो होगा ये एलिमेंट, ये है R3 में, जीरो होगा R4, तो R4 जीरो होगा विद द हेल्प ऑफ R3। बाकी एलिमेंट्स की क्या पोजीशन है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जिनको जीरो करना है सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बार बार एक ही चीज समझाई जा रही है, कॉलम ऑपरेशन का यूज हम नहीं करेंगे जब हम इकेलॉन फॉर्म की बात करते हैं। तो बड़ी आसानी से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो कर देंगे। इस सिचुएशन में मैट्रिक्स का रैंक क्या बनेगा, यदि ये सारे जीरो हो जाते हैं तो देखिए 0 0 0, यहां भी 0 0 0। अब यदि ये सब जीरो होते तो आखिरी की तो पूरी रो ही आपकी जीरो होती। इस सिचुएशन में मैट्रिक्स की रैंक क्या आती, एक नॉन जीरो, यहां पे भी नॉन जीरो, यहां पे भी नॉन जीरो। नॉन जीरो रो की संख्या होती 3, क्योंकि चौथी रो पूरी की पूरी जीरो हो जाती। तो इसी सिचुएशन में भी मैट्रिक्स की रैंक क्या आती, 3 आती। उम्मीद करूंगा आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम स्क्वायर और नॉन स्क्वायर टाइप के मैट्रिक्स का इकेलॉन फॉर्म फाइंड आउट करते हैं, इकेलॉन फॉर्म की मदद से कैसे हम मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। यदि नलिटी की बात की जाती तो यहां पे तो संभव है क्योंकि मैट्रिक्स स्क्वायर है, नलिटी संभव है। नॉन स्क्वायर के केस में एक रिमार्क डाल देते हैं कि चूंकि मैट्रिक्स आपका नॉन स्क्वायर है, सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन स्क्वायर, हेंस इट्स नलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, करके हम रैंक और नलिटी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनर मेथड में हमारे पास कई सारे हमको माइनर्स फाइंड आउट करने की जरूरत थी, यहां सिंपली रो ऑपरेशन लगाया, 2 से 3 स्टेप में हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो कंपेरेटिवली इजी है इकेलॉन फॉर्म। उम्मीद करेंगे आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।